सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 13 है जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म। एंड थ्रू आउट हिज करियर इन्होंने सिर्फ 2 नॉवेल्स लिखी हैं। एक तो इन्होंने द एनिमल फार्म लिखी है, दूसरी इन्होंने लिखी है 1984। अब नॉवेल डिस्कस करने से पहले हम जरा हमारे ऑथर को देख लेते हैं। सो जॉर्ज ऑरवेल जो है ये इनका पेन नेम है। इनका जो एक्चुअल नाम है वो है एरिक आर्थर ब्लेयर। ओके, एंड ही वाज बोर्न इन मोतिहारी, बंगाल, इंडिया इन 1903। अब ये तब का टाइम हो गया जब इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर था। एंड इसी वजह से इनकी जो मदर थी वो काफ़ी यंग एज पे जो है इन्हें इंग्लैंड वापस लेके गई थी। एंड वहाँ पे इन्होंने जो है स्टार्टिंग की जो एलिमेंट्री एजुकेशन हुई है वो इनकी हेनली एंड सक्सेस के 2 स्कूल से वहाँ पे हुई है। एंड इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी मेंशन किया है कि ये एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, एक आप कह सकते हो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड इनके फॉर्मेटिव ईयर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहे हैं, आइडियल नहीं रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ इनकी लाइफ में अच्छी हुई ये कि काफ़ी यंग एज, एट द एज ऑफ 5 और 6 इन्हें रियलाइज हो गया था कि इनके अंदर राइटिंग टैलेंट है। एंड इसी वजह से एट द एज ऑफ 11 इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश की थी जिसका नाम था अवेक यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। एंड ये कहाँ पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी हेनले एंड साउथ ऑक्सफोर्डशायर स्टैंडर्ड्स में। ओके, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई जो है वो एक्टन कॉलेज में की है। एंड ये वो टाइम है जब लिटरेचर जो है एक स्टीरियोटाइप बना रखा था कि लिटरेचर जो है वो लड़के नहीं करेंगे, लिटरेचर इज फॉर गर्ल्स। सो इन्हें लिटरेचर मतलब एक्सक्लूसिवली पढ़ना जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता था। एंड इसी वजह से इन्होंने खुद की एक स्टाइल, राइटिंग स्टाइल डेवलप कर ली थी। सो इनके जितने, एंड एक बात आप ध्यान रखिए कि इनके जितने भी पॉलिटिकल बिलीव्स रहे हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स रहे हैं, वो सब इसी कॉलेज में इनके बने हैं। एंड इसी कॉलेज में ही जो है वो कांटेक्ट में आए लिबरिस्ट एंड सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स है उनके। एंड कॉलेज खत्म होने के बाद 1922 में ये बर्मा चले गए। एंड वहां पे इन्होंने 5 साल तक काम किया एज असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड ये काम पे उन्हें कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहां पे भी जो है ये एज अ ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट काम कर रहे थे। सो इसी वजह से 1928 में ये पेरिस वापस आ गए। एंड वहां पे उन्होंने लगभग आप एक कह सकते हो 1 साल तक जो कम पैसे वाली जॉब्स होती हैं वो उन्होंने की। फिर 1929 में ये लंदन आ गए। एंड यहाँ पे भी उनकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं हुई है। बट स्टिल इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी वो इन्होंने पब्लिश की जिसका नाम था डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, जो कि पब्लिश हुई 1933 में। एंड इसमें इन्होंने जो लंदन में एंड पेरिस में जो भी इन्होंने चीजें एक्सपीरियंस की है उसके बारे में इस नॉवेल में इन्होंने मेंशन किया था। अब इसी के बाद कुछ टाइम के लिए, आप कह सकते हो लगभग 1 साल के लिए, इन्होंने एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में काम किया। मिडसेक्स एक सिटी है, वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में काम किया। एंड इसी साल जो है इनको जो है ट्यूबरकुलोसिस का अटैक आया था, निमोनिया का अटैक आया था फर्स्ट टाइम। एंड ये अटैक जो है, इस इलनेस से ये अपनी थ्रू आउट लाइफ में परेशान रहे हैं। एंड अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने 3 बार ये हॉस्पिटल तक गए हैं, 1938 में भी, 1947 में एंड 1950 में। सो 1 साल जॉब करने के बाद, ये टीचिंग की जॉब करने के बाद 1933 में इन्होंने जॉब छोड़ दी। एंड इन्होंने अपनी एक नई बुक लिखी, बर्मनीज डेज। एंड इसी के साथ जो है इन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया था एक बुक स्टोर में। एंड इसी बुक स्टोर में इनकी मुलाकात जो है इनकी फर्स्ट वाइफ एलन ओ शॉनीस से हुई। एंड इन्होंने इनसे शादी कर ली थी 1936 में। एंड इसी के साथ वो चले गए थे स्पेन। इनसे शादी करने के बाद जो है वो स्पेन चले गए थे क्योंकि इन्हें न्यूज आर्टिकल्स प्रिपेयर करने थे स्पेनिश सिविल वॉर पे। एंड स्पेन में जाने के बाद ही जो है इन्हें एक्चुअली जो इनकी जो सोशलिस्ट की जो सोच थी, इन्हें एक ऐसी जगह मिली जो कि
ट्रू सोशलिस्ट स्टेट है एंड ये वहाँ पे काफी टाइम तक रहे। वहाँ पे सोशलिस्ट जो ग्रुप था उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया एंड काफी टाइम तक इन्होंने जो है फेसिस्ट जो पार्टी थी उसके अगेंस्ट फाइट भी किया, बट इवेंचुअली जो है इनको इनकी जो सोशलिस्ट पार्टी थी उस पे एलिगेशंस लगे कि सोशलिस्ट जो है वो फेसिस्ट के साथ मिलके ही चीजें कर रही है, मतलब दे आर नॉट अपोजिट, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो जब उन्हें ये चीज रियलाइज हुई तो उन्होंने स्पेन छोड़ दिया एंड 1933 में ये वापस आ गए इंग्लैंड एंड इंग्लैंड वापस आने के बाद इन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी ज्वाइन कर लिया 1941 में एंड यहाँ पे भी जो है इनका जो रोल था वो था हेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टू साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। बट ये भी काम इन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि अगेन ये साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी एंड ये सारा जो चीजें चल रही थी, ब्रिटिश कॉलोनीज का जो सिस्टम था ये इनके नेचर और इनकी फिलोसफी के पूरी तरीके से अगेंस्ट था। सो इवेंचुअली इन्होंने अपनी जॉब फिर से स्विच की एंड ये लिटरेरी एडिटर बन गए द ट्राइबन के 1943 में एंड इसी के एक साल बाद इन्होंने बेटा आप कह सकते हो इन्होंने अडॉप्ट किया एंड इन 1944 इन्होंने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एडवाइजर्स वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर ऑब्जर्वर इन फ्रांस एंड कोलोन इन जर्मनी। एंड इसी के बाद जो है इन्होंने जो है एनिमल फार्म लिखना स्टार्ट किया एंड एनिमल फार्म के पब्लिशिंग के कुछ ही टाइम बाद जो है इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है एंड इसी के साथ इनकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है एंड इनकी हेल्थ खराब ही हो रही होती है कि 1948 में जो है इन्होंने अपनी सेकेंड मोस्ट फेमस नॉवेल लिखी 1984। ये डेट याद रखना इजी है कि 1984 में इन्होंने 1948 में जो है इन्होंने 1984 लिखी है। सो ये बुक काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही एंड सिर्फ इसके पब्लिश होने से आप कह सकते हैं इसके सक्सेस होने से इन्होंने 1949 में जो है दोबारा शादी कर ली सोनिया ब्रोनेल से एंड इसी के एक साल बाद जो है इनकी टीबी की वजह से डेथ भी हो जाती है। इनके लिटरेरी वर्क्स की तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है एनिमल फार्म एंड 1984 एंड इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो आप कह सकते हैं कि बहुत क्लियर है, बहुत ही प्रिसाइज है। इनके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत प्रिसाइज हैं, सोशलिस्ट थॉट है इनके, ठीक है। एंड ऐसा इन्होंने वैसे तो ये कहते हैं कि मैं एक नॉवलिस्ट नहीं हूँ, बट स्टिल इन्होंने ये दो नॉवेल्स तो लिखी हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने कुछ एडिशनल नॉवेल्स भी लिखी हैं, बहुत सारे इन्होंने मेमोरम्स भी लिखे हैं एंड एसेज तो काउंटलेस लिखे हैं एंड इनका जो पूरा राइटिंग करियर रहा है वो 17 ईयर्स का रहा है। सो ये थे हमारे ऑथर जॉर्ज ओ वेल। सो अब हम चलते हैं इनकी नॉवेल एनिमल फार्म पे। एंड नॉवेल पे जाने से पहले हम जरा कैरेक्टर्स को देख लेते हैं एंड एक चीज याद रखिएगा कि ये स्टोरी का नाम जो है, नॉवेल का नाम जो है वो है एनिमल फार्म एंड एक्चुअली ये एक एनिमल फार्म के बारे में है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो ह्यूमंस के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर देते हैं कि ह्यूमंस हमारे मास्टर नहीं है, हम खुद चीजों को संभालेंगे, ठीक है। सो जैसे एक फार्म में होता है कि वहां पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, काउस, हॉर्सेस, हेन्स, पिग्स, गोट्स, बहुत सारे एनिमल्स एक फार्म में आपको मिल जाएंगे। तो वैसे ही हमारा जो नॉवेल है उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं एंड हर एनिमल के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो दो टाइप के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो होंगे जो हमारे ह्यूमंस हैं एंड जो ओनर्स हैं, फार्म ओनर्स हैं, ठीक है, या वर्कर्स हैं, एंड दूसरे हो जाएंगे हमारे एनिमल्स जो ह्यूमंस के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। सो कैरेक्टर्स को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद हम चलेंगे हमारे नॉवेल पे। सो सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है नेपोलियन का। नेपोलियन जो है वो एक पिग है एंड वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे पिग्स हैं, बट नेपोलियन इज वन ऑफ द लीडर्स जिसने आप कह सकते हो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। काफी इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है ये, बाकी एनिमल्स को बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है एंड इसने आप कह सकते हो कि एक डॉग आर्मी बना ली होती है 9 डॉग्स की एंड उसकी वजह से ये जो रेवोल्यूशन है उसमें
अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, एनिमल फार्म पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। एंड स्टोरी में कैरेक्टर है स्नोबॉल, ये उसके पूरी तरीके से अपोजिट है। स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों ने मिलके रेवोल्यूशन स्टार्ट कराया था एनिमल्स के बीच में। बट स्नोबॉल जो है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये लीडर तो है ही, कंपैशनेट है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्रेसिव है, इंटेलिजेंट है, लोगों को समझता है। ये जो एक आप कह सकते हैं एक अच्छा नायक जो है वो स्नोबॉल है। एंड आप कह सकते हो जो डिक्टेटरशिप या आई एम द बॉस वाला रोल जो रहेगा वो नेपोलियन का रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वीकलर। स्क्वीकलर भी एक पिग है एंड ये जितने भी मैसेजेस होते हैं नेपोलियन के या पिग्स के, वो दूसरे एनिमल्स तक पहुंचाता है एंड उन्हें उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो पिग्स कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, एंड इसी की वजह से बहुत ज्यादा केओस जो है वो स्टैब्लिश होता है एंड काफी टाइम तक चीजों में प्रॉब्लम बनी रहती है। अब स्क्वीकलर का कैरेक्टर जो है वो ऑथर ने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरीके से जो पावरफुल पोजीशन पे लोग होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो किस तरीके से फॉल्स फैक्ट्स को प्रोड्यूस करके या फॉल्स फैक्ट्स हमारे सामने रख के एक डिस्टॉर्ट, एक केओस का कंडीशन हमारे सामने रखते हैं एंड वो किस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल गेन करते हैं एंड वो होल्ड करते हैं उस पोजीशन को। ओके, नेक्स्ट इज बॉक्सर। बॉक्सर एक हॉर्स है, एक कार्ट हॉर्स है, मतलब कार्ट के आगे जो हॉर्स लगाया जाता है ये वो है। एंड इसके पास बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ है, कमिटेड है, लॉयल है। एंड जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, एनिमल फार्म को पूरा बनाना होता है, स्टैब्लिश करना होता है, उसमें ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड आगे भी जो है इसी की वजह से विंडमिल स्टोरी में कंप्लीट हो पाएगा। बहुत लॉयल है एंड इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज आई विल वर्क हार्डर एंड नेपोलियन इज ऑलवेज करेक्ट। थोड़ा सा डिम वेटेड है, चीजें इजीली समझ नहीं पाता, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं ये उनकी बात चुपचाप मान लेता है। सो इसने अपना लीडर जो है वो नेपोलियन को माना है, नेपोलियन की हर बात ये मान लेता है। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर पे। सो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर एक बोर है, प्राइस विनिंग बोर है एंड ये काफी ओल्ड हो चुका है। एंड एक दिन स्टोरी की शुरुआत इन्हीं से होगी, ठीक है, इसी एनिमल से स्टोरी की शुरुआत होगी कि एक दिन जो है ओल्ड मेजर को जो है एक सपना आता है एंड उसने सारे एनिमल्स की मीटिंग रखी है जिसमें वो बताता है कि मुझे सपना आया है कि मेरी डेथ होने वाली है एंड मैंने अपने सपने में एक यूटोपियन वर्ल्ड देखा है जहाँ पे एनिमल्स कंट्रोल में है। एंड रीजन बीइंग कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन के स्लेव हैं, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड। एंड पूरा रेवोल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो एनिमल्स को ओल्ड मेजर समझाता है। एंड ओल्ड मेजर जो है यही जो का मीटिंग चल रही थी उसी में पूरा कॉन्सेप्ट वो समझाता है एंड एक विजन स्टैब्लिश करता है रेवोल्यूशन का। एंड एट द एंड वो सारे एनिमल्स को द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड एक सॉन्ग है, वो सारे एनिमल्स को याद कराता है। एंड इन्हीं की जो सोच रहती है इसी से रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्नोबॉल और नेपोलियन। नेक्स्ट इज क्लोवर। क्लोवर एक तो बॉक्सर की फ्रेंड है, क्लोज मेट है, ये बॉक्सर के साथ रहती है एंड ये फीमेल हॉर्स है जो बॉक्सर के साथ जो आगे कार्ट है उसमें बंधी रहती है। ओके, एंड ये भी थोड़ी सी डिम वेटेड है पर इसके अंदर इतना दिमाग है कि ये थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही। एंड जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है शी रियलाइज की जो रूल्स बनाए गए हैं, जो एनिमल फार्म के रूल्स हैं, जो रेवोल्यूशन का मेन मोटिव है, 7 पॉइंट्स हैं, पिग्स ने बनाए हैं एंड पिग्स खुद फॉलो नहीं करते एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी एनिमल्स फॉलो करें। शी इज द ओनली वन हु सस्पेक्ट्स दैट द पिग्स आर ब्रेकिंग वन और मोर ऑफ द 7 कमिटमेंट्स। एंड कुछ हद तक सिंस ये डिमविटेड है तो इससे 7 कमिटमेंट्स याद भी नहीं रहते। एंड वहीं पे इसकी हेल्प करती है इसकी फ्रेंड मूस। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा जाता है मूसेस। मूसेस जो है ये एक डोमेस्टिकेटेड रेवन है, ठीक है, मिस्टर जोनस की ये
पेट है, आप कह सकते हैं एक तरीके से। एंड ये सारे एनिमल्स को जो है एक कहानी सुनाती रहती है कि एनिमल्स जो मरने के बाद है वो शुगर कैंडी माउंटेन चले जाते हैं एंड वहाँ पे एक एनिमल को जो भी चीज़ चाहिए होती है, जो भी नेसेसिटीज होती हैं, वो वहाँ पे उनको मिलती है। जैसे हम ह्यूमंस के लिए हेवन है, वैसे ही शुगर कैंडी माउंटेन जो है वो एनिमल्स के लिए हेवन है। एंड ऑथर ने सिर्फ ये कैरेक्टर इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से कम्युनिज्म जो है रिलीजन को यूज करता है ताकि वो हमें ऑप्रेस कर सके। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज मॉली। मॉली एक फीमेल हॉर्स है, एरोगेंट है एंड बहुत डरती है, बहुत जल्दी ये भाग जाती है हर जगह से। एंड ये एनिमल फार्म बनने से पहले जो है ये मिस्टर जोनस का कैरियज पुल करती थी एंड ये काफी ज्यादा ग्रूम्ड रहती थी, पैम्पर्ड रहती थी एंड इसे सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी जब एनिमल फार्म स्टैब्लिश हो जाता है। एंड इसे हमेशा जो है ह्यूमन अटेंशन चाहिए होती है, ह्यूमन से बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड रहती है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो इसे पसंद होती हैं, जैसे इसे शुगर खाना बहुत पसंद होता है एंड इसे अपने नेक पे जो है बो लगाना बहुत पसंद होता है, कपड़े से एक स्कार्फ टाइप का बना के ये पहनती थी। एंड इसी वजह से ये बहुत ह्यूमंस के लिए ह्यूमंस की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बेंजामिन। बेंजामिन जो है ये एक गधा है एंड ये वहां का सबसे बूढ़ा कैरेक्टर है, सबसे ओल्ड कैरेक्टर है ये एनिमल फार्म का। एंड ये इतनी ज्यादा इसकी एज हो चुकी है कि ये किसी भी तरीके से किसी भी चीज से इम्प्रेस नहीं होता, एक सैड एक नॉर्मल लाइफ जीता रहता है, एक मिजरेबल लाइफ जीता रहता है। इवन जब रिवोल्यूशन होता है, ये रिवोल्यूशन में चीजें कर तो रहा होता है बट ये रिवोल्यूशन के लिए इंस्पायर्ड नहीं होता। फार्म में भी ये चीजें कर रहा होता है, जो फार्म में काम होता है ये वो हर चीज कर रहा होता है, बट ही इज द ओनली वन हु नोज कि अगर ह्यूमंस पावर से हटेंगे तो कोई और पावर में आ जाएगा एंड हमारी लाइफ हमेशा मिजरेबल ही रहेगी। ही इज द ओनली वन जिसे ये बात समझ में आती है, और किसी को नहीं समझ में आती और कोई नहीं समझ पाता कि पिग्स जो है वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके उन्हें ऑप्रेस करना शुरू कर चुके हैं। बट ये भी है कि ये पिग्स को कभी अपोज नहीं करता, जो भी इसको कहा जाता है वो शांति से कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज गैब्रियल। ये एक वाइट गोट है एंड ये जो है क्लोवर की हेल्प करती है। जब क्लोवर सस्पेक्ट करती है कि पिग्स जो है वो जो 7 कमेंडमेंट्स हैं वो उन्हें तोड़ रहे हैं, तो गैब्रियल ही है जो उन्हें गैब्रियल ही है जो क्लोवर को वो 7 कमेंडमेंट्स रीड करके बार बार सुनाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर साथ में है ये ब्लूबेल एंड जेसी। ये दोनों फीमेल डॉग्स हैं एंड पूरे नॉवेल में इनका बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने 9 पपीज को बर्थ दिया है। ये वही 9 पपीज हैं जिनको नेपोलियन कहता है कि हमें बच्चों पे फोकस करना चाहिए, हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। एंड जब इन बेबीज का बर्थ होता है, ये पपीज बॉर्न होते हैं, तब ये 9 पपीज को अपनी इनकी मम्मा से अलग कर देता है एंड उन्हें सेपरेट जगह पे पालता है एंड इवेंचुअली ये अपनी डॉग आर्मी बनाता है, इन्हीं के बच्चे रहते हैं वो। लास्ट कैरेक्टर इज मिनिमस। मिनिमस जो है वो एक पोएट पिग है, वो पोएम्स कंपोज करता है, वो वर्सेस कंपोज करता है एंड इवेंचुअली जो है वो एनिमल फार्म नाम से एक पोएम बनाता है, एक सॉन्ग बनाता है, जो कि इनकी जो स्टार्टिंग में जो पोएम रहती है, स्टार्टिंग में जो सॉन्ग रहता है जिसकी वजह से रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, द बीस्ट ऑफ द इंग्लैंड, उसे रिप्लेस करता है। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए हमारे एनिमल कैरेक्टर्स। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला कैरेक्टर है मिस्टर जोनस। मिस्टर जोनस जो है ये जो एनिमल फार्म है, स्टार्टिंग में ये मैनर फार्म से जाना जाता है एंड मिस्टर जोनस जो है वो मैनर फार्म के ओनर है। अपने एनिमल्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, काफी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से ये एक अल्कोहलिक भी बन जाते हैं, अपने काम पे भी ध्यान नहीं देते एंड इनके जो वर्कर्स रहते हैं ये उन्हें भी उनको लेके भी लीनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एनिमल्स को काफी प्रॉब्लम होती है एंड इवेंचुअली दैट लीड्स टू द रिवोल्यूशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर फेडरिक का।
मिस्टर फेडरिक जो है ये बहुत ही आप कह सकते हो कि चालाक चतुर किस्म के इंसान है, एक फार्मर है ये, एंड एनिमल फार्म के पड़ोसी हैं ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर फेडरिक का। सो मिस्टर फेडरिक जो है वो बहुत ही चतुर चालाक कैरेक्टर है ये, एक फार्मर है ये भी। इनके फार्म का नाम है पिंचफील्ड। बहुत ही अनरिलायबल इंसान है, आप इन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, एंड ये एनिमल फार्म के जो है नेबर है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर पिल्किंगटन, एंड ये भी एनिमल फार्म के दूसरे साइड पे हैं, ये भी नेबर ही हैं एनिमल फार्म के। इजी गोइंग है, जेंटलमैन है, फार्मर है, एंड ये जो फार्म ओन करते हैं उसका नाम है फॉक्सवुड, एंड ये नेपोलियन के राइवल है, नेपोलियन वो पिग हमारा। नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर विम्पर। इन्हें नेपोलियन एम्प्लॉय करता है, आप कह सकते हो इन्हें वो अपने घर अपने फार्म में नौकरी पर रखता है ताकि एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में ये एक जो बैरियर आ रहा है वो बैरियर कवर किया जा सके, एंड एनिमल्स की जो विशेष हैं वो ह्यूमंस तक पहुंचाई जा सके। बट एनिमल्स जो है वो इससे ज़्यादा खुश नहीं होते कि एक इंसान जो है वो एनिमल फार्म की कम्युनिटी में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और चैनल में मिलते रहेंगे। ये बुक जो जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड बुक्स आपको जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप इसका ई बुक वर्जन चाह रहे हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल प्ले बुक से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।